नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप वीडियो के फ्रंट पेज को देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम भक्त कवि जयदेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। भक्त कवि, भक्त शिरोमणि वैष्णव कवि श्री जयदेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। जयदेव गीत गोविंदकार हैं। गीत गोविंदम जैसे उत्कृष्ट संस्कृत गीत काव्य के रचयिता हैं। तो आज हम जयदेव को पढ़ेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन विश्वविद्यालय स्तर में तथा जिन भर्ती की परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम में जहाँ पर भी जयदेव लगे हुए हैं, इतिहास, संस्कृत साहित्य के इतिहास के भाग में जहाँ भी जयदेव लगे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। परंतु आज हम खास करके उड़ीसा के परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। एसएसबी उड़ीसा, एसएसबी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ऑफ उड़ीसा यानी एसएसबी उड़ीसा के द्वारा जो कराई जाती है लेक्चरर, कॉलेज लेक्चर भर्ती की परीक्षा कराई जाती है। एसएसबी लेक्चरशिप उड़ीसा के तरफ से जो परीक्षा कराई जाती है, उसी परीक्षा में संस्कृत विषय में इकाई नंबर 2 में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर यानी संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग लगा हुआ है। उस इतिहास भाग में एक पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा टू संस्कृत लिटरेचर, ऐसा एक भाग है। तो इसी भाग का हम अध्ययन करना शुरू किए हैं और प्रारंभ में सबसे पहले कवि जयदेव हैं। इस भाग में कुल 6 कवि लगे हुए हैं, उनमें से सबसे प्रथम कवि जयदेव हैं। इस नोट को आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्कृत ज्योति एकेडमी इसी नाम से एक और टेलीग्राम चैनल है, आप जाके वहाँ ज्वाइन करके आप इस नोट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम जयदेव को पढ़ेंगे। जो भी एसएसबी उड़ीसा के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी उड़ीसा पाठ्यक्रम संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी जानकारी बहुत ही प्रामाणिक पुस्तकों से चुन कर इस पीडीएफ में, इस फाइल में रख दी गई है। इस वीडियो को आप देखेंगे, आपकी जयदेव के बारे में सारी शंका समाप्त हो जाएगी। जो भी लोग बाहर से हैं उन लोगों के लिए एक विवादित परिस्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जयदेव के जन्म स्थान के विषय में जो विवाद है कि कोई इन्हें बंगाल का मानते हैं, अतः कुछ पुस्तक में जयदेव को बंगाल का बताया गया है। तो कहीं पर संभवतः कोई परीक्षा बोर्ड हो या कहीं विश्वविद्यालय में हो, परीक्षाओं में जयदेव का जन्म स्थान बंगाल भी माना जा सकता है। तो यदि आपके ऑप्शन में उड़ीसा ना हो, बंगाल हो, उड़ीसा या उत्कल ना हो, बंगाल अथवा गौड़ देश हो, तो आप उसको मार देना। परंतु सच्चाई यही है कि जयदेव उड़ीसा के कवि हैं और आज हम उनको कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा टू संस्कृत लिटरेचर इस भाग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कंट्रीब्यूशन अर्थात योगदान किसका? उड़ीसा के कवियों का। कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का योगदान किसके प्रति? संस्कृत लिटरेचर के प्रति, संस्कृत साहित्य के प्रति जो उड़ीसा का योगदान है, उस योगदान के विषय में हम पढ़ते हुए सबसे पहले जयदेव को पढ़ेंगे। जयदेव उड़ीसा के कवि थे। चलिए हम जानते हैं आगे जयदेव के बारे में एक एक बात को, वे किस प्रकार उड़ीसा के कवि हैं ये भी हम सिद्ध करेंगे। चलिए अब अंत तक आप जरूर बने रहिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, आप सभी की संतुष्टि के लिए मैंने एसएसबी लेक्चरशिप उड़ीसा के संस्कृत विषय के इकाई नंबर 2 के सिलेबस के पार्ट को स्क्रीनशॉट लेके यहाँ चिपका दिया है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, यहाँ पे जितने सारे कवि हैं इन सारे कवियों को हम पढ़ेंगे। परंतु आज से हम कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा टू संस्कृत लिटरेचर यह भाग आरंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले जयदेव हैं और आज हम जयदेव को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे। तो आज का विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से होने वाला है। आप सभी का एक बार स्वागत है संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। तो देखिए आज का विषय वस्तु इस प्रकार है। गीत गोविंद
हम गीत गोविंद के बारे में जानेंगे, जो जयदेव की कृति है, एकमात्र गीत गोविंद जो गीति काव्य है, इसके बारे में हम जानेंगे। और जयदेव का परिचय जानेंगे, जो गीत गोविंदकार जयदेव हैं इनका परिचय जानेंगे। गीत गोविंद का प्रभाव किस प्रकार से भारतीय साहित्य में पड़ा है, किस प्रकार से किन किन कवियों ने गीत गोविंद के आधार पर नए काव्य की रचना की है, किन किन टीकाकारों ने गीत गोविंद पर क्या क्या टीका लिखी है, इन सभी बातों का हम आज अध्ययन करेंगे। बने रहिए अंत तक, आपको एक भी प्रश्न में कोई शंका नहीं रहेगी। प्रामाणिक रूप से तथ्य के साथ आप सभी के सामने इस वीडियो में सब कुछ रख दिया गया है। आप जरूर पूरा वीडियो देखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक ही वक्त में ना देख सके, बार बार करके एक एक हिस्से को देख ले, लेकिन पूरा जरूर देखें। चलिए अब हम पढ़ते हैं गीत गोविंद के बारे में। तो चलिए अब हम गीत गोविंद के परिचय को देख लेते हैं, फिर हम जयदेव के परिचय को देखेंगे, फिर गीत गोविंद का प्रभाव भारतीय साहित्य पर देखेंगे। तो गीत गोविंद का परिचय कुछ इस प्रकार है। गीत गोविंद का संस्कृत नाम गीत गोविंदम है। काव्य क्या है? गीत गोविंदम। काव्य विधा क्या है? गीति काव्य। जिस प्रकार मेघदूत गीति काव्य के कोटि में आता है, गाया जाता है मेघदूत को, उसी तरह गीत गोविंद का भी गान होता है, तो गीति काव्य है। मेघदूत, पवनदूत, ऋतुसंहार, गीत गोविंद, ये सारे क्या हैं? गीति काव्य हैं। गीत गोविंदम के प्रणेता जयदेव हैं। और इस काव्य में किस विषय वस्तु का उपस्थापन किया गया है? श्री राधा और भगवान श्री माधव के अनुपम प्रेम का मनोज्ञ ढंग से चित्रण किया गया है, मनोज्ञ ढंग से गान किया गया है इस गीति काव्य में। इस काव्य में प्रधान रस क्या है? दोस्तों, एक प्रकार से भक्ति ही इसकी प्रधान रस है, परंतु इसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के प्रेम का वर्णन है, प्रणय का वर्णन है, अतः इसमें श्रृंगार रस भी है। तो श्रृंगार प्रधान काव्य है। भगवत विषय कृति इसमें वर्णित है, भक्ति भी कह सकते हैं, और श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का इसमें वर्णन है, विप्रलंब और संभोग। क्योंकि जयदेव का मानना था कि श्रृंगार दोनों पक्षों से वर्णन करने से ही पूर्ण होता है, यानी कि अगर श्रृंगार का आनंद लेना है तो उसके दोनों पक्षों का चित्रण देखते हुए ही आनंद लेना चाहिए। एक पक्ष से श्रृंगार कभी आनंद नहीं देता। तो इसका रस क्या है? श्रृंगार रस है। भक्ति से ओतप्रोत ये ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है। इसके बाद क्या है? विभाजन। संपूर्ण ग्रंथ को 12 सर्गों में 24 प्रबंधों में विभाजन किया गया है। इसके विभाजन सर्ग और प्रबंधों में है। ये संपूर्ण ग्रंथ 12 सर्ग और 24 प्रबंधों में निबद्ध है। फिर इसके बाद आगे चलिए, आगे क्या लिखा है? आगे इसके प्रमुख व्याख्याकार हैं कुंभकर्ण नृपति। कुंभकर्ण नृपति ने क्या टीका लिखी है हम अंत में जानेंगे। ये कुंभकर्ण नृपति जी के अनुसार इस ग्रंथ में 28 प्रबंध है। हमने ऊपर देखा कि इसमें 24 प्रबंध है, किंतु कुंभकर्ण नृपति ने 28 प्रबंध का उल्लेख किया है। यानी कुंभकर्ण नृपति के अनुसार यदि परीक्षा में आए कि गीत गोविंद काव्य में कितने प्रबंध हैं, 28 प्रबंध हैं। साधारण रूप से कितने प्रबंध हैं? 24 प्रबंध हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। अब हम गीत गोविंद काव्य के सभी सर्गों के नाम को देख लेते हैं। परीक्षा में कभी कभी सर्ग के नाम भी पूछ देते हैं। इसमें कुल 12 सर्ग है। तो प्रथम सर्ग का नाम समोद दामोदर है, द्वितीय सर्ग का नाम अक्लेश केशव है, तृतीय सर्ग का नाम मुग्ध मधुसूदन है, चतुर्थ सर्ग का नाम स्निग्ध मधुसूदन है, पंचम सर्ग का नाम साकांक्ष पुंडरीकाक्ष है, षष्ठ सर्ग का नाम धन्य वैकुंठ कुंकुमा है। अब हम 6 सर्ग देख चुके हैं, बाकी के 6 सर्ग देखिए। सप्तम सर्ग का नाम नागर नारायण है, अष्टम सर्ग का नाम विलक्ष्य लक्ष्मीपति है, उसके बाद नवम सर्ग का नाम मुग्ध मुकुंद है, दशम सर्ग का नाम चतुर चतुर्भुज है, एकादश सर्ग का नाम सानंद दामोदर है। सानंद दामोदर है, ये अनुसार हो गया है जो कि गलत है, सानंद दामोदर है। उसके बाद में द्वादश सर्ग का नाम सुप्रीत पीताम्बर है। इस प्रकार से हमने गीत गोविंद के 12 सर्गों का नाम जान लिया। अब हम गीत गोविंद काव्य के महत्वों को जानेंगे। इसकी क्या महत्ता है संस्कृत साहित्य परंपरा
में, विश्व साहित्य परंपरा में इसका क्या महत्व है, हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये काव्य के महत्व को देखिए। उक्त काव्य को संस्कृत के गीति काव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। गीत गोविंद काव्य संस्कृत के गीति काव्य जगत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इससे उत्कृष्ट उदाहरण और कहीं प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत काव्य में मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण एवं जगत जननी प्रणय अवतारिणी राधिका के अम्लान चरित्र का अनुपम गान किया गया है। यानी कि इस तरह से कवि जयदेव ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का इस काव्य में गान किया है, उस तरह से संभवतः और कोई काव्य में उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः इसके अनुकरण में, इसके आदर्श पर बाद में भी काव्य लिखे गए, लेकिन गीत गोविंद जैसा कोई नहीं है। इस काव्य के विषय में बहुत सारी किंवदंती है। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए, इसकी किंवदंती के ऊपर मैं एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन आज हमारा विषय किंवदंती नहीं है। आज हमारा विषय पाठ जो परीक्षाओं में आएगी, ऐसे मुख्य पाठ है, तो हम गीत गोविंद के किंवदंती पर आज नहीं जाएंगे। तो प्रणय अवतारी भगवान श्री कृष्ण और प्रणय अवतारिणी श्री राधा के अम्लान चरित्र का अनुपम गान भगवान के भक्त शिरोमणि श्री कविराज जयदेव ने किया है गीत गोविंद काव्य में। इसके बाद में ये काव्य की और एक विशेषता यह है कि भक्ति तथा श्रृंगार का अद्भुत सम्मिश्रण इस काव्य को और भी हृदयस्पर्शी बताता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भक्त शिरोमणि भगवान जगन्नाथ के अंशावतार श्री जयदेव ने भक्ति से ओतप्रोत होकर ये काव्य लिखा था। तो भक्ति और श्रृंगार के अनुपम मिश्रण के रूप में ये काव्य हम सभी के सामने उपलब्ध है, और ऐसा उदाहरण और कोई काव्य में देखने को भी नहीं मिलता। फिर और इस काव्य की क्या महत्ता है? यह काव्य आज भी उड़ीसा में स्थित विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर में पाठ किया जाता है। यह काव्य आज भी उड़ीसा के विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर में इस अलौकिक काव्य के दैनंदिन पाठ से सवेरे प्रभु जगन्नाथ को जगाया जाता है। यहाँ आज भी प्रभु जगन्नाथ को उड़ीसा में इसी गीत गोविंद के पाठ से, दैनंदिन पाठ से जगाया जाता है। बहुत दिन से ये परंपरा चलती आई है। संभवतः प्रताप रुद्र देव बोल के एक राजा थे, उनके समय से ये परंपरा चलती आई है। तो आगे देखिए, जयदेव द्वारा विरचित यह काव्य संस्कृत गीति काव्य के परंपरा में सौंदर्य तथा माधुर्य का पराकाष्ठा है। सौंदर्य तथा माधुर्य की पराकाष्ठा है, यानी कि ऐसी सौंदर्य, इतनी मधुरता और कोई काव्य में उपलब्ध नहीं है जितना जयदेव द्वारा विरचित इस काव्य में है। और क्या है, यदि हम कहें कि रस से ओतप्रोत यानी रस से पूर्ण होकर तथा मधुर भाव से युक्त होते हुए यह काव्य कालिदास के काव्यों का भी अतिक्रमण कर चुका है, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी, दोस्तों। जयदेव ने श्री राधा और भगवान श्री माधव के अनुपम पवित्र प्रेम का चित्रण तथा गान इस प्रकार किया है, इस भांति किया है, वैसा वर्णन हमें कालिदास के साहित्य में भी नहीं मिलता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मधुरता की दृष्टि से और रस की दृष्टि से भक्त शिरोमणि गोस्वामी जयदेव ने कालिदास का भी अतिक्रमण कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें कोमल कांत पदावली में चित्रित श्री राधा माधव के दिव्य तथा पवित्र प्रणय का आस्वादन सहजता से हर कोई नहीं कर सकता। इस बिंदु पर गौर कीजिएगा। इसमें जो चरित्र चित्रित है राधा माधव का, जो भगवान श्री कृष्ण और प्रणय अवतारिणी श्री राधिका का जो चरित्र इसमें वर्णित है, इसका आस्वादन हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए कोई विशेष अधिकारी होना चाहिए। वैसे तो विश्वनाथ ने कह दिया कि मंद बुद्धि ही काव्य का अधिकारी है। मंद बुद्धि भी काव्य के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि उनको सुख से, मंद बुद्धि जिन्हें वेद शास्त्र आदि समझ में नहीं आते, जो सुख पूर्वक
काव्य को पढ़ के चतुर्वर्ग के फल को प्राप्त करना चाहते हैं वे काव्य को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष लोग ही इस काव्य को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह असाधारण ग्रंथ है, यह दिव्य ग्रंथ है, यह दिव्य प्रणय कहानी पर रचित ग्रंथ है। तो देखिए, इस असाधारण ग्रंथ के अधिकारी कुछ विशेष व्यक्ति हो सकते हैं, जिनका निर्देश करते हुए खुद जयदेव ने गीत गोविंद के प्रारंभ में मंगलाचरण के बाद तीसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में कहा है, क्या कहा है? यदि हरिस्मरणे सरसं मनः यदि विलास कलासु कौतूहलं सरस कोमल कांत पदावलिं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीं शृणु। उस समय जयदेव की वाणी को सुनो, उस समय जयदेव के गीत गोविंद को सुनो। कब? यदि हरि स्मरणे सरसम मन, यदि भगवान श्री हरि के स्मरण से आपका मन अनुराग से युक्त हो जाता हो, यदि आप हरि के परम भक्त हैं, यदि आप हरि के स्मरण से खुश होते हैं, तो आप तब जयदेव के वाणी को सुनो, जयदेव की सरस्वती यानी जयदेव के वाणी को सुनो। और कब? यदि विलास कला सुकुतूहलम, यदि आपका विलास कला में आपकी इच्छा है, यदि आपकी रुचि विलास कला में है, आप तब भगवान के भक्त शिरोमणि जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद को सुन सकते हैं, एक तरीके से पढ़ सकते हैं। अब ये गीत गोविंद की वाणी कैसी है? सरस कोमल कांत पदावली है। सरस को सुकोमल कांत पदावली से युक्त गीत गोविंद का एक व्यक्ति तभी अध्ययन कर सकता है जब उसको हरि के स्मरण से उसका मन खुश होता हो, उसके मन में हरि के स्मरण मात्र से ही अनुराग पैदा होती हो, और उसकी रुचि जो है विलास कला में हो। ऐसा व्यक्ति ही जो है गीत गोविंद को पढ़ सकता है, गीत गोविंद को सुन सकता है, गीत गोविंद को समझ सकता है। ऐसा खुद जयदेव ने लिखा है। मंगलाचरण के बाद तीसरे श्लोक को आप देख लेना। अब मंगलाचरण देखिए। मेघै मेधुरम् अम्बरं वनभुवस्यामस्तमालद्रुमैर्नक्तं वीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिधिसतश्चलितयो प्रत्याध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुना कुलेरहा केलय। तो देखिए, जयदेव का परिचय, गीत गोविंद का जयदेव के अन्य नाम भी थे पीयूष वर्ष, भक्त कवि, गोस्वामी, भक्त शिरोमणि। जयदेव को कभी कभी कहीं पे कविराज भी कहा गया है। तो जयदेव का परिचय इस प्रकार है। इनके पिता भोजदेव थे, माता राधा देवी अथवा रामा देवी, पत्नी पद्मावती। जाति में यह ब्राह्मण थे। इष्ट देव जगन्नाथ वैष्णव हैं, वैष्णव परंपरा के कवि थे ये। इष्ट देव इनके जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ जो पुरी में विद्यमान हैं, और ससुर देव शर्मा। जयदेव के परिचय में के लिए कोई विवादित परिस्थिति नहीं पैदा होती, इन्होंने स्वयं ही सब कुछ लिख दिया है। जो इनका विवाद सिर्फ इतना है कि ये बंगाल के हैं या उड़ीसा के हैं, क्योंकि बंगाल इनका राज्याश्रय था। और इन्होंने जिस गांव का निर्देश किया है कि केंदुविल्व ग्राम के ये निवासी थे, ये केंदुविल्व ग्राम जो है दोनों जगह प्राप्त होता है, एक बंगाल में भी, एक उड़ीसा में भी। तो इसीलिए विवाद पैदा होता है। परंतु सारे प्रमाणों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जयदेव उड़ीसा के कवि हैं। हम आगे पढ़ेंगे। आप सबकी जो शंका है उसकी पूरी समाधान इस वीडियो में मिल जाएगी। आप सब अंत तक बने रहिए। तो जयदेव खुद अपना परिचय देते हैं, अपने माता पिता का नाम बताते हैं। गीत गोविंद के 12वें सर्ग के 24वें प्रबंध के 11वें श्लोक में कहते हैं, श्री भोजदेव प्रभवस्य रामदेवी सुत श्री जयदेवकस्य पराशरादि प्रिय वर्ग कंठे श्री गीत गोविंद कवित्वमस्तु। ऐसा जयदेव ने खुद लिखा है कि भोजदेव से प्रभव यानी उत्पन्न, और रामा देवी और रामा देवी के पुत्र भोजदेव से उत्पन्न यानी रामा देवी और भोजदेव इनके माता पिता हैं। और इनके मित्र कौन कौन? पराशर आदि इनके मित्र हैं। ऐसे गीत गोविंदकार जयदेव हैं। और इनकी पत्नी का भी उल्लेख इन्होंने किया है।
10वें सर्ग में, गीत गोविंद के 10वें सर्ग में 19वें प्रबंध में 8वीं अष्टापदी में इन्होंने लिखा है, जयति पद्मावती रमण जय देव कवि, जयति पद्मावती रमण जय देव कवि। अब आपको पूरे प्रमाण सहित जयदेव का परिचय मिल गया, सामान्य परिचय। अब हम जयदेव के राज्याश्रय को जानेंगे, उनकी स्थिति काल को जानेंगे। चलिए, जयदेव का निवास स्थान, जो सबसे विवादित विषय है आज के वीडियो का, जयदेव का निवास स्थान वो उड़ीसा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक एक विषय पर जरूर गौर कीजिए। अपने निवास स्थान के बारे में जयदेव ने खुद ही गीत गोविंद में लिख दिया है, केंदुविल्य ग्राम का नाम भी उन्होंने लिखा है। तो इनका निवास स्थान केंदुविल्य, आधुनिक नाम केंदुली ग्राम, पुरी जिला उत्कल यानी आधुनिक ओडिशा, उत्कल प्रदेश यानी आधुनिक ओडिशा प्रांत की पुरी जिला में केंदुविल्य अथवा केंदुली नामक ग्राम में इनका निवास स्थान था। इन्होंने जयदेव ने अपनी गीत गोविंद के 3रे सर्ग में 7वीं प्रबंध में 10वीं अष्टापदी में, इनके जो श्लोक है सारे अष्टापदी हैं, तो 10वीं अष्टापदी में लिखा है, वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रवणेन किन्दुविल्व समुद्र संभव रोहिणी रमणेन वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रवणेन केन्दुविल्व समुद्र संभव रोहिणी रमणेन। यानी रोहिणी रमण चंद्रमा, चंद्रमा कौन है? भक्त कवि जयदेव ने खुद पर चंद्रमा का आरोप किया है, यानी कि चंद्रमा स्वरूप भक्त कवि जयदेव कहाँ से पैदा हुए, वे कैसे हैं, वे जयदेव कैसे हैं? भक्ति से ओतप्रोत, भगवान कृष्ण के भक्ति से ओतप्रोत जयदेव केंदुविल्व नामक समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। केंदुविल्व जो एक ग्राम है, उस गांव रूपी समुद्र से जयदेव रूपी चंद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसा खुद जयदेव ने लिखा है। दोस्तों, जयदेव के जन्म स्थान के बारे में एक जगह और भी वर्णन प्राप्त होता है जो प्रामाणिक है, जो ये बताता है कि जयदेव उड़ीसा के कवि हैं, इनका निवास स्थान उड़ीसा में था। तो देखिए, भक्तमाल नामक एक ग्रंथ है जिसके कवि चंद्रदत्त हैं, जिसके रचयिता ये कवि चंद्रदत्त इस काव्य के 39 से 41वें सर्ग के बीच में कवि जयदेव के जीवनी का वर्णन करते हैं और वहीं पर वे जयदेव के जन्म स्थान का भी उल्लेख करते हुए लिखते हैं, जगन्नाथपुरी प्रांते देश चैचत कला विधे केन्दुविल्व इति ख्यात ग्राम ब्राह्मण संकुल तत्रोत्कल द्विजो जात जयदेव इति श्रुत विद्याभ्यास रतः शांत पुरुषोत्तम पूजक का भक्त कवि श्री जयदेव पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण या भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु के पूजक थे। ऐसे भगवान विष्णु के पूजक कहाँ पैदा हुए? जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा में है, उत्कल प्रदेश में, उत्कल में, तत्रो उत्कल यानी उत्कल प्रदेश में ऐसा एक गांव था जो केंदुविल्व ग्राम था, जो ब्राह्मण से भरपूर गांव था, ब्राह्मण संकुल गांव था जहां ब्राह्मण लोग रहते थे। ऐसी गांव में एक द्विज यानी एक ब्राह्मण पैदा हुए जो जयदेव थे। वे कैसे थे? विद्या अभ्यास में रत रहते थे, शांत स्वभाव वाले थे और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के पूजक थे। आशा है आपकी शंका अब समाप्त हो गई होगी जयदेव के जन्म स्थान को लेकर। जयदेव की एक और विशेषता ये है कि ये वैष्णव परंपरा में ऐसे प्रथम कवि हुए, ऐसे पहले कवि हुए जिन्होंने श्री राधा के चरित्र का अवतरण किया। श्री राधा के चरित्र पर श्री राधा और कृष्ण के साथ श्री राधा का वर्णन करते हुए काव्य लिखा। अब आगे चलिए देखते हैं गीत गोविंद के प्रचार प्रसार और प्रभाव के बारे में, जयदेव के काल के बारे में। जयदेव का राज्याश्रय था, पहले भी बोल चुकी हूँ, काल 12वीं शताब्दी और राज्याश्रय बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि थे जयदेव। ठीक है, बंगाल में ही इनका राज्याश्रय था, इनका मुख्य आश्रय यानी निवास स्थान जो था उड़ीसा में था। तो राज्याश्रय बंगाल के कवि लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे और इनका समय 12वीं शताब्दी यानी 12वीं शताब्दी अथवा 12वीं शताब्दी कह सकते हैं। अब आगे चलिए, आगे हम गीत गोविंद के प्रभाव को देखते हैं। गीत गोविंद काव्य से प्रभावित काव्य कौन कौन है? शिशुपाल वध, इसे संस्कृत का शिशुपाल वध मत समझिएगा,
क्योंकि हमारे जो शिशुपाल वध के रचयिता हैं कौन है, माघ कवि, वे तो जयदेव से पहले हैं। ये मराठी शिशुपाल वध है, ये गीत गोविंद के भाव से प्रभावित है। ठीक है, गीत गोविंद के भाव से जो है शिशुपाल वध मराठी का काव्य ये प्रभावित है। इसके रचयिता कवि भास्कर भट्ट बोरीकर हैं। कवि भास्कर भट्ट बोरीकर शिशुपाल वध मराठी के रचयिता हैं, जिन्होंने गीत गोविंद के भाव पक्ष से प्रभावित होकर ये काव्य लिखा था। अब गीत गोपाल नाम का एक काव्य है जो मैसूर के राजा कौन, चिकदेव राय, इनका नाम में कुछ गलत हो गया है, मैं देख के बताती हूँ। चिकदेव राय नामक एक मैसूर के राजा हैं। इन्होंने गीत गोपाल नाम का काव्य लिखा है। इनके नाम को मैं ठीक कर दूंगी। इसके बाद अभिनव गीत गोविंद, वो था पुराना गीत गोविंद जिसे जयदेव ने लिखा। ये अभिनव गीत गोविंद है जिसको उड़ीसा के गजपति पुरुषोत्तम देव ने लिखा है। उड़ीसा के एक गजपति हुए पुरुषोत्तम देव, इनकी कृति है अभिनव गीत गोविंद। ये भी एसएसबी उड़ीसा की परीक्षा में लगी हुई है, आप इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, शिशुपाल वध मराठी जो गीत गोविंद के भाव पक्ष से जो है प्रभावित है। गीत गोपाल नामक काव्य मैसूर के राजा चिकदेव राय ने लिखा है। और अभिनव गीत गोविंद उड़ीसा के गजपति पुरुषोत्तम देव की कृति है, जो गीत गोविंद के आधार पर नए रूप से लिखी गई है। अब चलिए हम देखते हैं गीत गोविंद के टीका, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। गीत गोविंद की टीका, परीक्षाओं में टीका पूछती रहती है, तो गीत गोविंद के कुल 7 टीका हमको मिली। 7 टीका के नाम, उनमें से एक कन्नड़ भाषा में है, बाकी सारे संस्कृत भाषा में है। कन्नड़ भाषा की टीका से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गीत गोविंद की प्रभाव कितनी पड़ी, पूरे भारत पर पड़ी। मराठी कवि शिशुपाल वध में गीत गोविंद से प्रभावित हुए, अब कन्नड़ में, इस तरह से पूरे भारत में, उत्तर भारत में भी पड़ी। ये तो पूर्व में देखिए जयदेव जी ने लिखा इसे, तो संपूर्ण भारत गीत गोविंद से प्रभावित है। तो रसमंजरी ये एक गीत गोविंद की टीका है, संस्कृत भाषा में है। इसके रचयिता उपाध्याय शंकर मिश्र हैं। और रासिक प्रिया ये संस्कृत की टीका है, जो कुंभ नृपति कुंभकर्ण, इन्होंने ही 28 प्रबंध बताया है। गीत गोविंद में 24 प्रबंध है, लेकिन इन्होंने 28 प्रबंध बताया है। और कुंभकर्ण नृपति जी की टीका का नाम रासिक प्रिया है। रसमंजरी किसकी टीका है? महामहोपाध्याय शंकर मिश्र की है। और रासिक प्रिया कुंभ नृपति कुंभकर्ण की है। संजीवनी टीका ये संस्कृत में वनमाली भट्ट की है। दोस्तों, संजीवनी टीका मल्लीनाथ ने भी लिखी है। मल्लीनाथ ने मेघदूत पर लिखी है, और किस पर लिखे है? कुमार संभव पर लिखा है, रघुवंशम पर लिखा है, और भट्टी काव्य पर संजीवनी टीका लिखी है। परंतु गीत गोविंद की जो संजीवनी टीका है, इसे वनमाली भट्ट ने लिखा है। और क्या है? पद्योद्योतनिका ऐसा एक काव्य है, ऐसा एक टीका है। इसके रचयिता नारायण भट्ट है। और बाल बोधिनी इसके रचयिता श्री पुजारी गोस्वामी है, ये भी संस्कृत में है। दीपिका ये भी संस्कृत में है, इसके रचयिता आचार्य गोपाल हैं। श्रृंगार प्रकाशिका ये कन्नड़ भाषा की टीका है, इसके रचयिता अप्रमेय शास्त्री हैं। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। इसकी संदर्भ सूची भी मैंने दे दी है। यदि आप वेरीफाई करना चाहें तो इन सभी पुस्तक से देखकर आप इन सभी तथ्यों को वेरीफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अंत तक जो लोग बने रहे उन लोगों का दिल से धन्यवाद है। फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में ज़रूर आइए, हम आगे और भी कवियों को पढ़ेंगे। नमस्कार।